सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के बाद वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान नोक झोंक का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाक की जानिब से दी गई जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थीं उनको नाकारा करार देकर वापस करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि गीदड़ के 100 साला इक़्तिदार से शेर का एक रोज़ा इक़्तिदार बेहतर है। ताहम इसके बरक्स KP असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिसाली तावन नज़र आ रहा है, जिसके तहत सूबाई असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर 2 करारदादें पास की हैं। इन करारदादों में इमरान खान और सुहेल आफरीदी की मुलाकात और इमरान खान का इलाज शौकत खानम से कराने का मुतालबा किया गया है। सवाल यह है कि क्या सूबाई असम्बली में पाई जाने वाली मुफाहमत वफाकी सतह पर भी मुंतकिल हो सकती है। सवाल यह भी है कि क्या बानी से मुलाकात तक सूबाई हुकूमत की तश्कील का मामला पेंडिंग में रहेगा, जबकि दहशत गर्दी का शिकार सूबे को फौरी फैसलों की अशद ज़रूरत है। अब एक तरफ मिलिटेंसी का चैलेंज है तो दूसरी तरफ फ़ज़ाई आलूदगी का मामला संगीन हो गया है। मुल्क के 2 बड़े शहर यानी लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप 5 लिस्ट में आ चुके हैं, जिनकी फ़ज़ाओं में मुज़र सेहत ज़र्रात की मिकदार इंतहाई ख़तरनाक लेवल पर पहुँच गई है। क्या वजह है कि अभी तक इस अहम तरीन कौमी मसले पर कोई नेशनल एक्शन प्लान वज़ा नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी के हवाले से किसान इत्तेहाद ने भी एक अलार्म बेल बजा दी है। किसान तंजीम का कहना है कि अगर गंदम की फ़ी मन कीमत 4500 मुकर्रर ना की गई तो वो रवां सीज़न में गंदम काश्त नहीं करेंगे। क्या हुकूमत इस मुतालबे पर गौर करेगी, जबकि हाल ही में गंदम की सपोर्ट प्राइस भी 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, PMLN से ताल्लुक, अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रांझा साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। ये KP में मौजूद आपकी जमात ने वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात के लिए करारदाद पास की है, जबकि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कोई ख़ास इक़दाम अभी तक नहीं लिया है। इस कॉन्ट्रडिक्शन की क्या वजह है? वहाँ पर सपोर्ट देना, यहाँ पर खामोशी इख्तियार रखना। मेरे इल्म में जो वहाँ पर अभी एक करारदाद हुई है मुस्लिम लीग नून का, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है कि इसकी क्या वजूहात थी, वो तो मेरे इल्म में इस तरह उसके बारे में मज़ीद तफसीलात मेरे पास मौजूद नहीं है कि ये हमारी वहाँ पर जो मकामी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है कि उन्होंने या वफाकी हुकूमत के साथ जो अलाइज़ है उनकी नुमाइंदगी ने ये करारदाद जो है मुतफ़िक़ा तौर पर उसको क्यों सपोर्ट किया है। लेकिन एक बात जहाँ तक वफाकी हुकूमत का सवाल उठता है, देखिए अदालती मामलात हैं, अदालत के बीच में केस जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, वहाँ पे पेंडेंसी के दौरान एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बीच में एक एप्लीकेशन दी जाती हैं और हमें तो इस बात पे बिल्कुल ही देखिए, हम इमरान खान के साथ मुलाकात सुहेल आफरीदी साहब की हो जाए तो हम तो, बल्कि मैं तो वैसे ये समझता हूँ कि जल्दी हो जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उन बेचारों के मामला तो आगे चलें। अगर वो अवाम जो है वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी अहम तरीके इजलास हुआ, उस इजलास में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो शिरकत नहीं कर सके। उन्होंने हल्फ तो रियासत के साथ वफादारी का उठाया, दस्तूर के साथ वफादारी का उठाया, लेकिन साथ में उन्होंने शर्त रख दी कि मेरी मुलाकात होगी, जबकि उनके हल्फ में कोई शर्त ये ऐसी मौजूद नहीं है, कोई शिक ऐसी मौजूद नहीं है कि जब तक उनकी अपने बानी से जमात की मुलाकात नहीं होगी तो वो कोई भी रियासती अमूर की जो मीटिंग है वो अटेंड नहीं करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल में तो मैं कहता हूँ बेचारा सूबा सरहद जो है वो सफ़र कर रहा है और अगर वो रियासती अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाने से कासिर हैं, वो नहीं निभा सक रहे और उधर यही पेश किया जा रहा है, तो मेरा तो ख्याल है कि उनको फौरी तौर जाके अदालत से रजू करना चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, लेकिन साथ में अपनी रियासती जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरे तौर पे निभानी चाहिए ताकि सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा उसकी आवाम के जो हकूक़ हैं वो तल्फ ना हो। राइट। बुखारी साहब, ये वो कह रहे हैं कि मसला डिलीवरी का है, डिलीवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप ओथ लेते हैं, उस ओथ की पासदारी करें, लेकिन उसके बरक्स आपके जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं मैं इश्क़ इमरान में मरूंगा, और वो कहते हैं कि हमने वज़ीर आज़म से भी नहीं मिलना, अपना एक एडवाइज़र भेजते हैं कि जी आप जाके मिल लें।
सो प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हैं कि मुलाकात इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी थिंग एल्स, एनी सिक्योरिटी मैटर डजेंट रियली मैटर। अब इसको अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है कि एक तरफ आप सूबाई असम्बली में अपोजिशन की हिमायत लेते हैं, सूबाई असम्बली में आप अपोजिशन को साथ चलाते हैं, लेकिन वफाक के साथ आप ताउन नहीं कर रहे। इस कॉन्ट्रडिक्शन की क्या रीज़न है आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखिए आदिल भाई, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि अगर सूबे के अंदर मौजूदा हुकूमत जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट कर रही है और वो जब फेडरल के पास बात आती है तो यहाँ पर वो उसको इग्नोर करते हैं या उसकी सपोर्ट नहीं करते। अगर वहाँ से हमारी एक यूनानिमस करारदाद आ जाती है और वो उसको लेकर हम आगे चलते हैं, केपी असेंबली की बात कर रहा हूँ, तो मीनिंग बैक है तो गवर्नमेंट भी तो उसके साथ आ रही है ना, जो वहाँ की अपोजिशन है। बट ये कह रहे हैं वो तो अदालत आपको रिलीफ देगी। मैं अदालत की बाद में आता हूँ, पहले तो असेंबली की बात करें ना, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। अब बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन लीडर है, वैसे तो अमीर मुकाम साहब फेडरल मिनिस्टर है, उनके भाई वहाँ अपोजिशन लीडर है, उनका बेटा सेनेटर है, सो ये एक ही लाइन चलती आ रही है। और वो अगर जो है वहाँ पर कहते हैं कि ओके फाइन जी, दो चीज़ों में कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी अनएथिकल चीज़ नहीं है, तो आपको मिलने में या उनके ट्रीटमेंट कराने में क्या एतराज़ है? मियां नवाज शरीफ साहब के भी डॉक्टर खुद घर जाते थे, उनके हॉस्पिटल्स जाते थे, उनके इसी तरह उनकी मर्ज़ी का बोर्ड बनता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए। अब नंबर 2 चीज़ आ जाती है जो शहनवाज रंजन साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है उन्होंने, कि जी जब हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई एज ए CM तो हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है, हमारी पिटीशन वहाँ लग गई है, मंडे को उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हो चुके हैं और फेडरल गवर्नमेंट से, इंटीरियर सेक्रेटरी से, होम डिपार्टमेंट पंजाब से जवाब मांग लिया गया और थर्सडे को वो फिक्स है कि यार अगर एक मुलाकात ही गई ना, हमने उसमें 3 चीज़ें लिखी, मेरी पिटीशन थी, मैंने फाइल की वो, और उसमें हमने 3 चीज़ें कही थी और बड़ा कैटेगोरिकली लिखा कि जी 4.5 करोड़ आवाम का सूबा है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है जो इमरान खान साहब के हुक्म पे बनाया गया है, चावल का इशू है हमें, चीनी का इशू है हमें, गंदम का इशू है हमारे सूबे के अंदर, और इंटर सूबाई हमारी कोऑर्डिनेशन 0 चल रही है, हमें खान साहब से बात करनी है। नंबर 2 सिक्योरिटी इशूज़ हैं हमारे यहाँ, वहाँ पर एक्शन भी हो रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर भी सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, वॉर की पोजीशन में हम जा चुके हैं, वो भी चेक करना है। नंबर 3 उसके अंदर बड़ा ज़रूरी जो हमारी चीज़ थी कि इन तीनों के अलावा हमने असेंबली भी तरतीब देनी है, अपनी असेंबली के अंदर अपनी कैबिनेट भी तरतीब देनी है, उसके अंदर एक्सपीरियंस लोग रखने हैं, वो भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये क्वाइट ऑब्वियसली ऑर्डर आ सकता है, देखें कल तो नहीं परसों के लिए फिक्स हुई है, थर्सडे के लिए आदिल। तो आदिल भाई ऑर्डर तो ऑब्वियसली आया हुआ है इसके ऊपर, मैंने जब उसके अंदर फाइल किया तो जो कोर्ट के जो इसके अंदर हमारा लार्जर बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और डिवीजनल बेंच था, उन दोनों का 2023 का ऑर्डर मैंने प्लेस किया साथ कि ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है, ये एक SOP बना हुआ है। इस SOP के तहत थर्सडे को इन लोगों की मुलाकात होगी और ट्यूसडे को इन लोगों की मुलाकात होगी और ये नाम प्लान ये बात जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारी जुरिसडिक्शन में ही नहीं है, ये हमारे एम्बिट में ही नहीं है, अदालत देगी तो आप अदालत से रिलीफ लें, उसके लिए हुकूमत से आप मिल क्यों नहीं रहे, वफाकी हुकूमत से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट ही कर रही है ना। देखिए खान साहब का ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है और उसके लीगल एस्पेक्ट के साथ बताऊंगा। खान साहब को कौन सी केस में आपने सजा दी है? सारे के सारे केसेस तो फेडरल गवर्नमेंट के बनाए हुए, प्रोविंशियल केस तो कोई भी नहीं सजा हुई। अब अगर खान साहब हडियाला जेल में है, वो उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जेल अपनी कोई नहीं है, तो जेल हम यूज़ करते हैं पंजाब की। हमारी जो इस्लामाबाद की जेल है अंडर कंस्ट्रक्शन है पिछले 10 साल से, ठीक है। अदरवाइज आपका अगर खान साहब का इस्लामाबाद की जेल अपनी बनी होती तो वो इस्लामाबाद जेल में होते हैं। अब जब आप पंजाब में चले जाते हैं, पिंडी हडियाला जेल में चले जाते हैं, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली वहाँ की जेल खाना जात के पास चलती है, चली जाती है, मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी एंड CM भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो ठीक है, बट ये क्या कर सकते हैं उसके अंदर, क्या करेंगे? मतलब अदालत जैसे मुलाकात कराई है इन्होंने 8 बजे कई लोगों की जलसे के दौरान, जैसे शाम को मुलाकात करते थे, जैसे हमारी मुलाकात होती थी, हाँ ऑब्वियसली जी, जैसे लिस्ट हमारी जाती है 6 बंदों की जाती थी, उसमें से 3-3, 4-4 की होती थी। जैसे अलीमीन गंडापुर साहब भी CM थे, उनकी मुलाकातें हुई, कई घंटे हुई। सो एक SOP तय कर दिया, कोर्ट ने कर दिया, वो 2023 में कर दिया था कि 6 वकला और फैमिली मेंबर्स मंगल को मिलेंगे और इनके रिलेटिव्स और पॉलिटिकल लोग थर्सडे को मिलेंगे। राजा साहब वो कह रहे हैं जब आपने मिलवाना होता है आप मुलाकात करवा देते हैं, जब आपने मुलाकात नहीं करवानी होती तो आप बहाना ढूंढते हैं, और यही बहाना है, अदरवाइज आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं। आपने करवाई भी है माजी में, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी करवाई है और कई मुलाकातें रात को और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी करवाई। देखिए मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अली बुखारी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर अदालत को इस बात का रिलीफ मिलने की तवक्को है तो वफाकी हुकूमत ने तो जवाब ही देना है ना, वजारत दाखिला ने भी जवाब दाखिल करना है। हमें तो चाहेंगे कि अगर सूबे के हकूक तल्फ हो रहे हैं, मैं तो बल्कि उस दिन जब ये ऑपरेशन चल रहा था, एक तरफ आपकी अफगान जो हमारी कशीदगी है, पाक अफगान कशीदगी जो थी उसके बीच में इशूज चल रहे थे और वज़ीर आला का इजलास में ना जाना
मुझे जो एज अ पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ हुई कि यार एक इकाई है पाकिस्तान की, इकाइयाँ हैं पाकिस्तान की तमाम सूबे, एक इकाई का वज़ीर आला अगर नहीं गया तो उसकी आयन और दस्तूर के नीचे जो वफादारी का हल्फ है उसके अंदर कमी आ रही है। तो उसको चाहिए कि वो जाता, लेकिन मैं तो भी चाहूँगा कि अगर उनके मामलात हमको अवाम के जो हकूक़ हैं वो तल्फ हो रहे हैं सिर्फ इस इश्क इमरान के सिलसिले में जिस तरह जनाब ने फरमाया, तो मैं तो चाहूँगा, और हमारी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जो है, आपको तो पता है शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आला को तो मुबारकबाद भी दे चुके हैं, और हो सकता है कि अगर ये चले जाते और इजलास को अटेंड कर लेते तो शायद आज इनकी मुलाकात भी हो गई होती। हो सकता है वहाँ पर या कहीं पर इनकी, बट वो खबरें ये आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो इस पर कोई बात नहीं की है, और जो राना सनाउल्लाह साहब ने इंप्रेशन दिया उन्होंने यही दिया कि हमारी एम्बिट में ही नहीं आता तो हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। दुरुस्त है ना वो बात, मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन जाके वहाँ पर अगर करते तो हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन के जरिए या अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए कहीं पे हुकूमत भी, जो वफाकी हुकूमत भी कहती है कि इनकी जल्दी ये चीज़ें जो है इनके मामलात हल करवाएं मुलाकात के हवाले से, जाते ना। अगर आप वहाँ पर गए ही नहीं, आप इजलास में बैठे नहीं, देखिए जब भी आप किसी जगह को, किसी फोरम में जाएंगे ही नहीं तो आपका मौक़िफ़ किस तरह पहुँचे। अरे ये गाड़ियों वाला मामला जो ज़रा इस पर बताइएगा, हुकूमत की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस कर दी हैं उन्होंने, और वो कह रही हैं नाकारा गाड़ियाँ क्यों नाकारा गाड़ियाँ, सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ आप लोगों ने भेजी? सबसे पहले तो ये थोड़ी सी मुझे हैरानगी भी हुई है कि हर सूबे के पास अपनी गाड़ियाँ हैं। फिर शायद खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी के ऊपर मैं बारे में सोचूंगा, शायद ये गाड़ियाँ भी नहीं ले सके अपने वज़ीर आला के दफ्तर के लिए। हैरानगी की ये बात है कि शायद एक आधी बुलेट प्रूफ गाड़ी वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला को अलॉट होती हो, लेकिन तकरीबन मेरा जहाँ तक पंजाब का तजर्बा है वहाँ पर तो वज़ीर आला की अपनी गाड़ियाँ होती हैं, उसका अपना स्क्वाड होता है और उसके पास हर जगह पे स्क्वाड मौजूद होता है। और माजी में भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक गंडापुर साहब का स्क्वाड खड़ा हुआ करता था, या जो उनके पहले प्रीडिसेसर वज़ीर आला थे उनके भी स्क्वाड हुआ करते थे, KPK में अलग स्क्वाड हुआ करता था। तो आई डोंट नो कि ये कौन सी गाड़ियाँ हैं जो वापस कर रहे हैं, जो वफाकी हुकूमत के वो कह रहे हैं कि नहीं है। जो पुलिस को जो गाड़ियाँ दी थी उसकी बात, जो पुलिस को गाड़ियाँ देनी है, अब पुलिस भी, लॉ एंड ऑर्डर भी 18वीं तरमीम के बाद एक सूबाई सब्जेक्ट है, तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। मुझे नहीं समझ आई कि लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की गाड़ियों की जो खरीद है या उनकी जो मेंटेनेंस है वो किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में वफाक के पास है। ये तो जो मामला है मेरी अक्ल और फहम आप कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री एडिशनल फेवर कर रही थी सूबे को, ये कीपिंग टेररिज्म इन द माइंड और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। Yes, you got my point. ये कोई एडिशनल फेवर होगी जो let me take a response from अली बुखारी साहब। बुखारी साहब ये बताएं, एक तो ज़ाहिर ये कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई फेवर ही कर रही होगी, वरना ये बात तो ठीक है 18 अमेंडमेंट के बाद तो लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन एक और बात भी है। अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि चलो कोई स्पेस थी जहाँ फेडरल दे सकता था और सूबे को ज़रूरत थी एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो इन गाड़ियों की कोई इंप्रूवमेंट भी की जा सकती थी। उसको वापस करने का क्या मतलब है? मतलब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम थी वो आइडेंटिफाई करके इसको इंप्रूव किया जा सकता है अगर उनकी क्वालिटी में कोई मसला है। सो ये एकदम रिटर्न कर देना, ये जेस्चर क्या है? मतलब देखें आदिल भाई, दो चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैंने अभी असेस की। नंबर वन, मुझे मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब की बात से ये लगा कि हमने अगर अपने सूबे के लिए अपना राइट लेना है तो वो कोई मशरूत है उन चीज़ों के साथ कि आप आएंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे, उनकी कैबिनेट उनके मीटिंग्स अटेंड करेंगे। ये मशरूत नहीं होती चीज़ें। आप पास में ऐसा हुआ था, अली अमीन गंडापुर की चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे स्पेसिफिक किया और उन्होंने उनके मैनेज करके मुलाकात करवाई। अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब से पूछ के गए थे, क्योंकि जब आपके सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं, जब ऐसे इशू होते हैं तो खान साहब बिल्कुल कभी किसी को मना नहीं करते। नंबर वन। नंबर टू चीज़ जो अभी गाड़ियों के हद तक आए, इससे पहले मैं एक बात बताऊँ, मैं वैसे तो हर जगह ये कहता हूँ कि ये जो आपका 18th अमेंडमेंट के बाद ना सूबा होली सोली एम्पावर नहीं हो जाता है। एक बात बताएं, आप लोग तो कहते थे कि यार पार्टीज में, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन पार्टीज में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वो तो हमने देखा आपके इलेक्शन में कि पार्टीज में डेमोक्रेसी क्या थी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं बन सका आपकी पार्टी में और ना ही वो फेयर इलेक्शंस हुए। वो तो चले एक और सब्जेक्ट है, हम इन पे तो तनकीद करते हैं दोनों पार्टियों पे। इस वक्त मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात मुझे ये बताएं कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास ये पावर है, ये इख्तियार है कि उसको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, फेयर इनफ। मगर जब आप ये कहते हैं कि खान साहब से इजाज़त लेके गंडापुर साहब गए थे, तो कल जब इनकी पार्टी के लोग डिसक्वालीफाइड थे, कन्विक्टेड थे, तो आप कहते थे कि जी ये वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और ये इस तरह करते हैं। या आज आप हमें कह रहे हैं कि अगर खान साहब जो जेल में, जिन पे केस सही गलत की बहस में नहीं जाते, वो इजाजत देंगे तो चीफ मिनिस्टर मुलाकात करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना सुबह स्टैंड स्टिल। देखिए डेफिनेटली इसकी मैं लॉजिकल बात आपको ये बताता हूँ। अगर मैं इनकी पार्टीज की बात से स्टार्ट करूँ ना आदिल भाई, तो एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है जो भी आपके,
ये जब पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर थे तो अपने मेन रुकन कैबिनेट के लेके लंदन जाते थे, जब मियां साहब यहाँ से 4 हफ्तों के लिए गए थे उनसे बात करते। आर यू फॉलोइंग देयर पाथ? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऑन द अदर साइड जब पीपल्स पार्टी को हम देखते हैं, जब जरदारी साहब दुबई थे तो सारी की सारी पीपल्स पार्टी एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो वहां पर थे। नो, वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग बिकॉज वो अपनी मर्जी से गए हुए थे। हमें आपने जबरदस्ती बंद किया हुआ है। हमारे ऊपर जितने केसेस हैं व्हाट्सएवर, मैं कहता हूँ ये आपने बिल्कुल सही बात की, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ये तो कहूँगा कि यार फिक्स तो करा देना जरा, उसके बाद देख लेते हैं, मेरिट भी डिस्कस कर लेंगे केस का। लेकिन आपने तो हमें ज़बरदस्ती बंद किया हुआ है, हमें ज़बरदस्ती डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। सेम एलिगेशन हमारे ऊपर जो था ANP के ऊपर भी था, पार्टी के हम लोग इलेक्शन लड़े थे, हम अपना, मैं आपके सामने बैठा हूँ कि हम अपना टिकट लेके गए और उन्होंने कहा सिंबल नहीं आ रहा। ये एलिगेशन ANP के ऊपर भी था, लेकिन ANP को लॉ किया, हमने नहीं किया, तो डिस्क्रिमिनेशन तो किया आपने। लेट मी सिंप्लीफाई दिस सिचुएशन। मुझे जरा ये बताएं, अगर 20 दिन फॉर इंस्टेंस, ऐसा होना नहीं चाहिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, चीफ मिनिस्टर अगर नहीं मिलते हैं इमरान खान से, तो इसका मतलब ये कि 20 दिन लॉ एंड ऑर्डर से लेके जो भी चैलेंजेस सूबे को होंगे वो स्टैंड स्टिल पे डाल देंगे। देखिए आदिल, 2 चीज़ें, सूबे को बहुत से चैलेंजेस हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, मैंने अपनी पिटीशन में लिखा। लेकिन पहली बात तो ये कि 20 दिन गुजर नहीं सकते, क्योंकि आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर देना है और कॉन्टेम्प्ट आना, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि जो ये कहते हैं ना कि आपके 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर या प्रोविंस के अंदर फेडरल का अमल दखल नहीं है, बहुत ज़्यादा अमल दखल आज भी है। आज भी चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, आज भी IG वहाँ का, आज भी बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं उस पर सूबे का कोई तल्लक नहीं, सारे का सारा फेडरेशन का तल्लक। और जो गाड़ियों की बात की, मेरे नहीं बात हुई गाड़ियों वाले इशू के ऊपर अपने CM के साथ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर वो काबिल इस्तेमाल होती तो क्यों वापस करते, उन्होंने वापस की हैं आपको, अगर तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगी या लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है ना, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। नहीं, इंप्रूव तो हम खुद भी कर सकते हैं। गाड़ी आपको मिल गई, आपके CM का चॉपर आपको पता होगा सैलाब के दिनों में गिरकर तबाह हो गया, यूटिलाइज हो रहा था, वो उसके अंदर रिप्लेस भी करना होगा। लेकिन मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि जब कुरम एजेंसी के हालात ख़राब थे तो उस टाइम CM अली अमीन गंडापुर थे, एंड आज टीम उसने कहा एक चॉपर है सुबह से रात तक चक्कर लगा रहा है, वो कुरम एजेंसी में जा रहा है वापस आ रहा। तो जो आपकी स्टेटमेंट है आप उसको पंजाब से आप कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर सकते। पंजाब के वसाइल बहुत ज़्यादा है। ये कह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ हम भी इस्तेमाल करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय द वे मैं सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है ये जो भी बहस है, लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ी है। मुझे ये बताएं कि आपका जो लोकल चैप्टर है पार्टी का, वो जो करारदाद एक मंजूर हुई है सूबे में, वो कह रहा है कि इमरान खान जो है उनको शौकत खानम मुंतकिल कर दिया जाए, वो उस करारदाद का हिस्सा हैं। तो क्या आपके इल्म में है ये बात, या आपकी पार्टी की पोजीशन है ऐसी कोई? नहीं जी, अभी फ़िलहाल तो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारा इसके ऊपर अभी इल्म में भी नहीं है, हमें कोई मालूमात भी नहीं है कि ये क्यों मौक़िफ़ अपनाया गया है। जिस तरह वहाँ पे डॉक्टर इबाद जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, तो हमारे पार्टी का ये कोई मौक़िफ़ नहीं है इस तरह का, और ना अभी हमें कोई मालूमात दी गई हैं कि इसकी वजूहात क्या थी, और ना हमें भी ये पता है कि मेडिकल कंडीशन जो है खान साहब की, उससे रिलेटेड कोई इस तरह की मसाइल हैं। तो ये कहना कि वो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है या हमारी पार्टी की पॉलिसी होगी, नहीं, इस वक्त बिल्कुल इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। वो अमीर मकाम साहब के भाई हैं, आपकी पार्टी के हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार या कोई? जी, मैं वही डॉक्टर इबाद साहब जो हैं वो बिल्कुल मेरे साथ खुद MNA भी रह चुके हैं पिछले टेन्योर में, 2 टेन्योर्स में, और मैं उनको जानता भी हूँ पर्सनली। मैं उनसे कोशिश भी करूँगा ये मालूम करने की, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई तफसीलात नहीं आई कि ये असेंबली के अंदर ये करारदाद जो पास की गई है उसके बैकग्राउंड में क्या है। तो इसके बारे में फिलहाल तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको उस पर अपडेट कर सकूं कि क्या वजूहात थी। जरा क्विकली अगर मुझे बताइए, सपोर्ट प्राइस वाला मामला गंदम का, आप खुद भी अपने हल्के में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और ख़ुद भी जो है वो आपका रूरल बैकग्राउंड है, ये मामला आपको लगता है आपकी हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन रहा है? 3500 फी मन आप लोगों ने रेट फिक्स किया है, और वहाँ वो कहते हैं 4500 अगर नहीं होगा तो हम अगले साल काश्त ही नहीं करेंगे इस साल। सो ये क्या चैलेंज है आपकी गवर्नमेंट के लिए? आप इसको हैंडल कर सकेंगे? क्योंकि किसान तो फिर बड़ा सीधा हो जाएगा आपके साथ। आदिल भाई, किसानों के लिए जहाँ तक तमाम सहूलियात का सवाल उठता है, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने किसानों के लिए जो अभी रिसेंटली अभी एग्री बेस्ड जो लोन प्रोग्राम 3 करोड़ तक की लिमिट का, क्या आपने एग्रीकल्चर मशीनरी लेनी है, ट्रैक्टर लेने, तो उसको 0 इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक ऑफ पंजाब जो है अभी उसने नई एक स्कीम कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जिसके बीच में आप इक्विपमेंट ले सकते हैं, इस तरह की स्कीम लॉन्च की है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के बेनिफिट की है। उसमें कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं, हमारी एग्रो बेस्ड जो इकॉनमी है पंजाब की, उसके लिए ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोग्राम आगाज़ किया गया।
ऑब्वियसली किसानों का जो गंदम का मामला है उसके बीच में माजी की निस्बत जो ये प्राइस आई है, ये प्राइस उससे बहुत बेहतर है जो पहले प्राइस आई है। अब एक तरफ आपने ये भी देखना है कि आपने महंगाई को कंट्रोल करना है, आपने गरीब को सस्ती रोटी देनी है, आपने जो इंतहाई मतवस्त तबका है आपने उसके लिए खाने पीने की जो अशिया है उसकी जो प्राइसेस है, जो फूड है उसके जो फूड आइटम्स की प्राइसेस है उसको मेंटेन करना है। और गंदम उसके बीच में एक मेजर आइटम है जो इन सारे गरीब गुरबा जो गाँव में देहातों में जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं है, जो गंदम उगा नहीं सकते, लेकिन तादाद उनकी बहुत ज़्यादा है, कसरत में उनकी तादाद है। हर गांव में वो लोग जो है 90% जो है वो गरीब गुरबा लोग होते हैं, 10% जो होते हैं वो एग्रीकल्चर क्लास होती है, और 90% लोग जो है उनकी तरफ तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि जब हमने गंदम की प्राइस जो है इसको कंट्रोल किया है। गरीब लोग तो यकीन करें, हमने खुद देखा है हमारे किसान भाइयों के गिले शिकवे अपनी जगह पर, लेकिन गरीब जो है ना वो झोली उठा के वज़ीर आला को दुआएं दे रहा होता है कि जी रोटी। सो आप समझते हैं कि ठीक स्टांस है पंजाब गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये स्टांस ठीक है, लेकिन साथ में ये है कि किसान को ये बेनिफिट भी होता है। देखिए जब एक कीमत मुझे उम्मीद है एज अ फार्मर, मुझे ये उम्मीद है कि देखिए ये एक अच्छा कदम हुआ है कि पहले तो हम सपोर्ट प्राइस देते ही थे, फिर हमने भी बात की वज़ीर आला साहब से, हमने भी बात की, मैंने भी आवाज़ उठाई, लोगों में मैं भी था कि आप इसको सपोर्ट प्राइस दें और इसको सपोर्ट करें गंदम को, नहीं तो गंदम की काश्त में प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, पॉइंट टेकन, 30 सेकंड इस पर कमेंट कीजिएगा। मैंने फिर आदिल भाई, गंदम के किसान के साथ तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया। आपको याद होगा सैलाब से पहले जब गंदम का पीक सीज़न होता है और जब गंदम की कटाई होती है और उसके अंदर सारा काम होता है, उस टाइम रेट गवर्नमेंट ने दिया 2300-2400, जबकि एक एवरेज का जो किसान है, एवरेज किसान को जो कॉस्ट हो रही थी वो कॉस्ट कर रही थी 2900 से 3000 रुपया पर एकड़ के पर मन के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। पहले ही उस बेचारे का सत्यानाश हो गया था। उसके बाद अब पोजीशन ये, मैंने हर प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में क्या गया था, दिसंबर में देखिएगा हमारे पास खाने चीज़ों की अशिया का क्या होगा आज की डेट में। चैलेंज यू, आप ये मेलोडी मार्केट में जाएं अभी इस्लामाबाद, फिर आटे का रेट पता करें। आप आरा मार्केट जाएं, आपको आटे का रेट पता है। आटा आज की डेट में आपको 4500 से 5000 के दरमियान मिल रहा है। अब कौन से आप असिस्टेंट कमिश्नर को कहेंगे कि जाके यार रेट जो है उसके मुताबिक कर दो, कॉस्ट ही नहीं पड़ रही आपको इतनी। राइट, थैंक यू सो मच अली बुखारी साहब, मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोहा जो एक मुआहिदा हुआ उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक हफ्ते से जारी कशीदगी के बाद बिलाखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम मगर फ्रजाइल जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है। दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया कि सरहदी खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी और सिफारती राब्ते जारी रखते हुए दहशतगर्दी के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। इस मुआहिदे में कतर और तुर्की की सालिसी काबिल तारीफ है। इस हवाले से आइंदा इजलास इस्तंबुल में होगा, जहाँ मुआहिदे के निफाज और निगरानी के तरीक़ा कार पर बातचीत मुतवक्के है। नाज़रीन, पाक अफगान कशीदगी की असल वजह अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह हैं, ख़ासतौर पर TTP और BLA जो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं भारत के ईमा पर। गुज़िश्ता एक साल में कम अज़ कम 600 ऐसे हमले हो चुके हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के सैकड़ों अहलकार शहीद हुए हैं। इस सूरत हाल पर पाकिस्तान ने एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले ना रुके तो इलाकाई अमन को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया कि मुआहिदे की पायदारी का दारोमदार अफगान तालिबान पर है कि वो किस तरह अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकते हैं। वज़ीर दिफा के मुताबिक सीज़ फायर की कोई हद मुकर्रर नहीं, और अगर अफगानिस्तान की जानिब से किसी किस्म की दरअंदाजी हुई तो इसे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में फ़िलहाल दोहा में तय पाने वाला ये सीज़ फायर एक वक्फे की तरह है, जिसके दौरानिए का इन्हिसार अब काबुल हुकूमत के अमली इक़दामात पर है। क्या अफगान तालिबान इस जानिब पेशकदमी करेंगे? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताएं कि ये जो दोहा में तय पाने वाली जंग बंदी को आप अगर इलाकाई तनाजुर में समझने की कोशिश करें तो आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या सारा प्रोसेस हुआ है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में एक तो हम कह सकते हैं एज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान ने पास में भी बातचीत को कभी भी हमने रद्द नहीं किया है जब अफगान तालिबान रजीम की बात होती है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप ने बातचीत की है, आपके मिलिट्री लेवल पे बातचीत हुई, इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पे जाते रहे हैं, बातचीत होती रही है। सो वो एक प्रोसेस था। और जब ये वाक़यात जिस तरीके से हुए हैं, जिस तरह प्रॉक्सी सेपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से,
और जिसके बाद हमारा रिस्पांस गया, और इसके बाद जो दरमियान में तुर्की और कतर के जो हमारे बरादर मुल्क है वो दरमियान में आए हैं, तो बातचीत का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, तो हम उस पर बैठे हैं और जिसमें एक बातचीत हुई है। सो इसमें नटशल ये है कि पाकिस्तान की विक्ट्री है, दी लूजर इसमें भी जो है, जो हम कह सकते हैं रुसवाई हुई है, वो इंडिया की इसमें भी हुई है। और लेकिन देखिए, वन पॉइंट एजेंडा जो पाकिस्तान ने फोकस किया है, दैट हमने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन जो अफगानिस्तान की सरजमीन है, दैट शुड नॉट बी यूज फॉर टेररिस्ट हाइड आउट्स के तौर पे, और वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, और ये वहाँ पे लिखी गई है, तो वो पाकिस्तान की उस पॉइंट ऑफ व्यू से विक्ट्री है। सेकंड, हमने ये इस बात का भी इन द प्रेजेंस ऑफ तुर्की और कतर बताया है कि अगर वायलेशन होती है फ्यूचर में भी, पाकिस्तान विल नॉट टॉलरेट, और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। और 17 अक्टूबर को आपने देखा होगा जब ये बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला था, तो पाकिस्तान ने पक्तिका में स्ट्राइक्स किए थे। गुल बहादुर ग्रुप के जिन लोगों ने नॉर्थ वजीरिस्तान में एक व्हीकल बोन जो IED का हमला किया, सुसाइडर्स गए थे, जिसमें 3 खवातीन 2 बच्चे जवान की जान गई थी, शहादतें हुई थी। सो उसका जवाब भी दिया गया क्योंकि इनके प्रेजेंस बॉर्डर की उस तरफ थी। सो ओवरऑल हम कहेंगे तो एक स्टार्ट है, स्टेप टुवर्ड्स सीज फायर है। अब इसकी मॉडलिटी जो डिस्कस होगी वो 25 को इस्तांबुल में होगी, मजीद इसमें बातचीत होगी। ठीक, अब ये बताएं आपके नज़दीक पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या जो स्ट्रेटेजिक चैलेंज अगर मैं आपसे समझना चाहूँ इस वक्त पाकिस्तान के सामने क्या है? अफगान बॉर्डर की सिक्योरिटी है या इंटरनल जो टेररिज्म की यहाँ पर वेव है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और ये जो तालिबान गवर्नमेंट है इसके हवाले से क्या पॉलिसी रीशिफ्ट का टाइम आ गया है? देखें, पॉलिसी हमारा जो मेजर थ्रेट है, फोकस है, दैट इज अफगानिस्तान है, क्योंकि प्रॉक्सीज जो हैं, देखिए अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली खुद अभी एक प्रॉक्सी बन गया इंडिया का। और रिसेंटली जो विजिट जो था मुत्तकी साहब का, और उसके बाद उनके प्रेजेंस में दिस अटैक वाज इंस्टिगेटेड बाय अफगानिस्तान, तो वो हम इसमें रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और देखें कि और जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट तो वहाँ से है, तो उसमें हम वाज़ेह चीज़ बता चुके हैं कि किस तरीके से हमने इसको आगे लेके जाना है। और लेकिन ये है जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हमने रिसेंटली देखी हैं अफगानिस्तान के अंदर, विद इन अफगानिस्तान में राइवलरीज हैं, मुल्ला याकूब अपने आप को लेके आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप को सही जानशीन समझता है मुल्ला उमर का, और इसके अलावा मुल्ला हबीबुल्लाह के साथ भी सुना है उनके आपस में बनती नहीं है। फिर कांदाहार की जो रिलीजियस कैलिफेट का मुकाबला है विद दी पॉलिटिकल जो हेडक्वार्टर है काबुल है, हक्कानी से, तो वो उस वाले फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है विदन जो हैं, सेल्फ ग्लोरीफाइंग एफर्ट्स भी की जा रही है। सो वी कैन नॉट रूल आउट दरमियान में ऐसा गन हो सकता है ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ इंडिया जो अफगानिस्तान के इसराइल यूज करवाएगा, क्योंकि प्रॉक्सीज तो वहाँ पे फितना और फारिस भी है, फितना और हिंदुस्तान भी है, वो उनको यूज करके क्यों न कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं अक्रॉस द बॉर्डर। और रिसेंटली आपने देखा होगा मोमन में जो लोग मारे गए हैं, तश्कीलें आ रही थी, बाजोर से आ रही थी, नॉर्थ वजीरिस्तान से आ रही थी, बन्नू में लोग मारे गए हैं। सिमिलरली बलूचिस्तान में मस्तूंग में आपने देखा वहां पे ऑपरेशन हुए हैं, और जहरी में ऑपरेशन हुए हैं। सो हमारे अलर्ट है। सो थ्रेट इज एमिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर, और जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, और दैट इज आवर कंसर्न। अच्छा, ये जो इनकी इंटरनल फाइट है तालिबान की और जो TTP जो दूसरे ग्रुप्स हैं, क्या इनकी इंटरनल फाइट ये जो डिफरेंसेस हैं वो भी फ्यूचर में इस एग्रीमेंट पर कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं? और अगर डालते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इसको कैसे डील करेगा और मिलिटरीली कैसे डील करेगा? देखें, इसके बज़ाहिर हमें फ्रैक्चर नजर आने शुरू हुए हैं। वहाँ से मुल्ला याकूब साइन करके आए, इसके बाद उन्होंने आके सो कॉल ड्यूरल लाइन की बात की, और फिर उन्होंने कहा कि जो मसले हैं वो इस फर्दी लाइन की वजह से हैं, सो एंड सो इस तरह है। फिर वो अपन आप को प्रेजेंट ऐसा कर रहा है, सही मानों में जानशीन समझता है अफगानिस्तान में। लेकिन फैक्ट देखें ना, क्या अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स क्या हैं। अफगानिस्तान में पख्तून्स आर 42% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और वो 42% में भी मेजॉरिटी इनको सपोर्ट नहीं करती है। दैट इज वन थिंग। 58% आर नॉट पश्तून, मेजॉरिटी आर ताजिक्स हैं, दे आर 27%, 12% उज़्बेक्स हैं, अबाउट 9% हज़ारा हैं, तुर्कमन हैं।
और देखें कि पश्तून जो है ईस्टर्न साइड में है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री चाहे नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, और इसमें तमाम दूसरे कौमियत के लोग हैं, दूसरे एथनिसिटी के लोग हैं, तो वो अभी इसमें देखें रिफ्ट अफगानिस्तान के अंदर भी शुरू हो चुकी है। तो मैंने कहा विदिन तालिबान में डिवीजन है और इसमें मुल्ला याकूब अपने लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर हक्कानी भी बैठे हुए हैं और हक्कानी देखे बहुत स्ट्रांग लोग हैं, स्पेशली जब बात करते हैं लोया पख्तिया जिसको कहते हैं, पख्तिका है, पख्तिया है, लोगर है, खोस्त है, इधर इनका बहुत कंट्रोल है। फर्दर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे फ्रीडम फ्रंट है, वो यासीन जिया फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, वो स्ट्रांग है। दुशांबे में अहमद मसूद बैठे हुए हैं, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। उज़्बेक ग्रुप से मज़ार शरीफ वाली साइड में हज़ारा वाले जो हिज़्ब वहदत के लोग हैं, सो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं तैयार एक्टिव हैं। सो लाइकली जिस तरीके से देखें, सिंस तालिबान आर नॉट इलेक्टेड सेल्फ इम्पोज रजीम जो अथॉरिटी है, सो दैट्स वाई देखें इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दोहा अकॉर्ड जो पहले हुआ था उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन फुल नहीं हुई है। तो अब इस दोहा अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन मेनली डिपेंड्स, जो मॉनिटर करनेंगे तुर्की और कतर वालों ने करना है, सो टोटली वो डिपेंड करता है। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट, इंडिया पूरी कोशिश करेगा इसको स्पॉइल करने की। राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सॉल्व वी हैव फॉर टुनाइट। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।